Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we are going to continue our chapter number 8 in our Rajasthan book, Government Efforts for Public Awareness and Social Reforms. कल हमने इस चैप्टर के अंदर अलग अलग रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, वुमेन एजुकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स दी हैं उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, एजुकेशंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने पढ़ा है, ठीक है। और कैसे इंपॉर्टेंट लॉज क्रिएट किए गए, एस्टैब्लिश किए गए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें हमने कल इस चैप्टर में पढ़ी है। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस, पेज नंबर 48 पर। सो कम इन पेज नंबर 48, इलेक्टोरल प्रोसेस, चिल्ड्रन पार्लियामेंट इलेक्शंस वर गोइंग ऑन इन द स्कूल। कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शंस है वो एक स्कूल में, मतलब कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको किया जा रहा था। All the students were supporting their favorite class representative by marking the ballot paper. जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लास के, वो सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो थे वो सभी क्या कर रहे थे, बैलेट पेपर के ऊपर, यानी कि एक पेपर, जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग सिंबल दिए जाते हैं कि ये इस पार्टी से बिलोंग करता है, उसका ये निशान है। तो वो एक साइन जो है उसको लेकर सभी बच्चों को एक बैच के रूप में दिया गया था, जो बैचेस जो थे वो बच्चों ने लगा रखे थे। Geeta asked, Sir, are representatives of the Legislative Assembly and Parliament elected in the same manner? गीता ने क्या पूछा कि सर, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, की लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं क्या उसका भी यही प्रोसेस है? टीचर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज यूज्ड इन मैक्सिमम इलेक्शन। कि पहले तो क्या होता था कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बैलेट पेपर का यूज होता था कि आपको जिसको भी वोट करना है वो एक पेज के ऊपर आपको दिया जाता है, आपको जिसको भी वोट करना है आप उस साइन को क्या करोगे, वोट करोगे, स्टैंप लगाओगे और आप उसे फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डाल दोगे, है ना। तो वो बैलेट पेपर का यूज करके वोटिंग किया जाता था। अब ज्यादातर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है बाय वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन आप लोगों ने देखी होगी तो या सुनी होगी, क्योंकि अभी आप तो वोट नहीं दे रहे हैं तो इसलिए आपको पता नहीं है। तो वोटिंग मशीन के द्वारा ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। Instead of stamping vote on ballot paper, we press button on electronic voting machine, EVM. EVM का फुल फॉर्म क्या है, अंडरलाइन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर सिर्फ हमें एक बटन प्रेस करना होता है। जिस साइन को हम वोट करने जा रहे हैं उस साइन के आगे एक बटन लगा होता है और आप उसको प्रेस करके अपना वोट दे सकते हैं। टू वोट फॉर आवर फेवरेट कैंडिडेट, एंड ईवीएम कैन कैटर टू मैक्सिमम 16 कैंडिडेट। कि एक ईवीएम मशीन में जो है वो ज्यादातर उसमें कितने कैंडिडेट्स का नाम आ सकता है, 16 कैंडिडेट्स का नाम आ सकता है। वोट करने वाले नहीं, बल्कि उसके अंदर कौन कौन मेंबर है जो वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो वोटर लिस्ट आती है, आपने घर पे तो ये देखा ही होगा ना कि पेपर आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि आपको इसको वोट करना है। इस साइड तो उसका नेम लिखा होता है एक एक पर्सन का, और इस साइड क्या होते हैं, साइन होते हैं। साइन मीन्स सिग्नेचर नहीं, बल्कि यहाँ पर एक एक सिंबल बना होता है। जैसे कहीं पर फुटबॉल का बना हुआ है, कहीं पर बैट का बना हुआ है ना, या फिर कहीं पर और बकेट का बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स जो है बनाए जाते हैं और उस यहाँ पर उसका नाम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। और इस बेसिस पर, जैसे कि बैलेट पेपर पे तो क्या होता था कि जैसे आपको इसको वोट देना है बैट को, तो आप यहाँ पर स्टैंप लगा के और इस पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देते हो। ईवीएम जो मशीन होती है, उस ईवीएम मशीन में ये जो सिंबल्स हैं ये कितने आ सकते हैं? 16 आ सकते हैं। एक साथ एक बार में 16 मेंबर्स का नाम जो है वो यहाँ आ सकता है। इस साइड में ये सिंबल होता है, यहाँ नाम, और यहाँ पर बटन होता है जिसको आप प्रेस करके इस पे वोट कर सकते हो। So maximum 16 candidates, out of which last button is designed of none of the above। यानी कि जो लास्ट बटन होता है, 16 अगर कैंडिडेट है तो 16 के बाद में जो लास्ट बटन होगा वो किसका होता है? नोटा का। अगर आपको किसी को भी वोट नहीं देना है तो आप किसको प्रेस कर सकते हो? नोटा बटन को प्रेस कर सकते हो। इस नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, है ना। नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव इसका फुल फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। जिसका मतलब है आप इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। If the voter disapprove all representative, he can press last button denoting nota। कि अगर किसी पर्सन को किसी को भी वोट नहीं देना है तो वो लास्ट बटन नोटा का प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो पिक्चर दी गई है आपके सामने वोटिंग मशीन की। In this process, determination of polling booths, publication of electoral roll, list of candidates, preparation of electronic voting machine for elections are included। कि इस प्रोसेस के अंदर, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इसके अंदर सबसे पहले तो पोलिंग बूथ डिसाइड किए जाते हैं कि कहाँ कहाँ इलेक्शंस करवाने हैं और उसके लिए प्लेस कौन सा होगा। ज्यादातर क्या होते हैं, स्कूल्स वगैरह में देखा होगा आपने। पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन किया जाता है कि आपको किसको वोट देना है, इसके लिए लोग घर घर घूमते हैं कि आप इसको वोट करना, इसको वोट करना। एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कि कौन कौन उसमें मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर, उन लोगों की एक लिस्ट तैयार होती है और वो लिस्ट सभी लोगों के पास होती है। और उसके बाद में वोटिंग मशीन्स जो है उसको इंक्लूड किया जाता है कि कितने पोलिंग बूथ है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसे लगाया जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसे कलेक्टर, फॉर्म से पोलिंग पार्टी फॉर एवरी पोलिंग बूथ। कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर कौन कहलाता है? कलेक्टर ही कहलाता है। सो ही अरेंज ए पोलिंग पार्टी फॉर एवरी पोलिंग बूथ। कि पोलिंग बूथ के लिए एक पार्टी जो है, यानी कि कितने मेंबर्स वहां ड्यूटी पर होंगे, किन किन की ड्यूटी वहां दी जाएगी, ये डिसाइड कौन करता है? आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करता है। देयर इज वन रिटर्निंग ऑफिसर एंड अदर पोलिंग ऑफिसर इन ए पोलिंग पार्टी। एट द पोलिंग बूथ नेम ऑफ द वोटर इज चेक्ड ऑन द वोटर लिस्ट। कि वहां पर कई ऑफिसर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं, उनमें से सभी पर्सन्स की 1 बाय 1 अलग अलग ड्यूटीज ऑर्गेनाइज की जाती है। उन ड्यूटीज के अंदर क्या दिया जाता है? सबसे पहले तो जो वोट करने आए हैं उन पर्सन का वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है वो चेक किया जाता है। देन द इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इज मार्क्ड विथ इंक। इसके बाद में जो इंक से आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो फिंगर है उसे इंक से फिल की जाती है। इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इज मार्क्ड विथ इंक। कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके फिंगर के ऊपर इंक लगाया जाता है जिससे वो पर्सन दोबारा वोट करने ना आ सके। आफ्टर सिग्नेचर इन वोटर रजिस्टर द वोटर एंटर्स वोटर कैबिन टू रिकॉर्ड वोट इन ईवीएम। और जब उनके सिग्नेचर के बाद में, यानी कि एक पेज होता है जिसके ऊपर वोटर लिस्ट का नाम है या नहीं है, और उसी पेज पर उनके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। ये सभी रूल्स और रेगुलेशंस कंप्लीट होने के बाद में, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट होने के बाद में, वो ईवीएम मशीन जहां रखी रहती है उस रिकॉर्ड वोट मशीन के पास में जाते हैं। and the voter secretly presses the button of electronic voting machine to cast vote। तो फिर जब वो जाते हैं तो वो सीक्रेटली वो अपना कोई भी कैंडिडेट को जो वोट करने देना चाहते हैं वो उनको वोट दे सकते हैं बटन को प्रेस करके। Thus the electoral process is complete। और इस तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाता है।
Now next is VVPAT is also used along with EVM these days, कि आजकल EVM के साथ साथ VVPAT का यूज भी किया जाता है। अब ये VVPAT क्या है कि इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या चीज है? इट इज ए प्रिंटर मशीन। ये एक प्रिंटर मशीन है एंड इट इज कनेक्टेड टू बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिस बटन को प्रेस करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे रहे हैं, उस मशीन से ये जो प्रिंटर है ये कनेक्टेड होता है। आफ्टर वोट इज कास्ट, जब वोट दे दिया जाता है, बैलेट पेपर इज प्रिंटेड विथ सीरियल नंबर। बैलेट पेपर जो है वो उस प्रिंटर से क्या करता है, एक सीरियल नंबर प्रिंट आउट निकालता है जिसमें नेम, इलेक्शन सिंबल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। दिस स्लिप कैन बी सीन फॉर 7 सेकेंड्स। उसके ऊपर, यानी कि प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा है, उसे स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है प्रिंटर के, कि देखो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, इसकी एक छोटी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर ये शो करता है कि आपने किस रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिए हैं। और वो आपको कब तक दिखाई देगा? ओनली फॉर 7 सेकेंड्स। 7 सेकेंड्स तक ही दिखाई देता है। देन इट इज ड्रॉप्ड इनटू ड्रॉप बॉक्स ऑफ द प्रिंटर, और फिर वो वापस ड्रॉप उसके प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में जाकर सेव हो जाता है। Thus voting process is completed। इसका मतलब जब वो 7 सेकेंड्स के लिए आपको कुछ प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने वोट बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। Through VVPAT, voters can confirm that their vote was cast correctly। इस प्रिंटर मशीन के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने जिस पर्सन को वोट दिया है वो वोट उसी को गया है या और किसी को। So, use of VVPAT has ensured impartiality and reliability of voting process। कि voting process के अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव या किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है। ऐसा नहीं है आप वोट किसी को कर रहे हैं, वोट और किसी को जा रहा है, ऐसी चीज भी नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। In case of disputes regarding result in country, these slips can be used। और जब अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि नहीं इसको इतने ही वोट मिले थे, इसको दिया गया था, उसको चेक करने के लिए इस प्रिंटर से वो सारी लिस्ट निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा VVPAT क्या है। So, votes of EVM are counted in the presence of returning officer of his representative। रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द रिजल्ट। कि एक जैसे कि आप अभी अपन ने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो 2 ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जो वहां पर एक तो वोटिंग करवाते हैं और दूसरा वहां से जो ये सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे। तो वो जो कलेक्ट करते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वही क्या करता है, रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। So, Geeta and other students learn about voting electoral process। तो जो स्कूल में जो इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा था उसको बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट आता है आपका स्वीप। अब ये स्वीप क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को बताने के लिए ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। It is a flagship program of Election Commission of India to educate about electoral process and to increase participation of voters, citizens and electors। पहले तो क्या होता था कि जब वोट करने जाते थे तो एक पेपर मिलता था और उसके ऊपर स्टैंप लगाया, उसको फोल्ड करके बैलेट पेपर में डाल दिया। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए पहले एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके अंदर लोगों को ये समझाया जाता है कि वोटिंग कैसे की जाती है। यानी कि जो लोग वोटिंग करवाएंगे, जो मेंबर्स, जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज पर, उनको कैसे ये प्रोसेस को कंप्लीट कराना है, उसके लिए ये स्वीप प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, ताकि उनको समझाया जा सके कि जो लोग वोटर्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में, उनको कैसे ये काम करना है। सिटीजन्स एंड इलेक्टर्स, इट इज नोन एज, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन
प्रोग्राम कि वोटर्स को समझाना और इसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सभी चीजों की जानकारी हो, इसके लिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है, जिसे हम स्विप कहते हैं। अब ये जो स्विप प्रोग्राम है इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फेयर वोटिंग, कि इसमें किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होती है, कोई किसी तरह का कोई करप्शन का भी इसमें कोई चांसेस नहीं है। सो इम्पार्शियल इन एथिकल वोटिंग, कि वोटिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। ये क्या है? एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस है। दूसरा क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? कि इन्फॉर्म्ड वोटिंग, कि वोटिंग से पहले आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि आपका ये वोटिंग मशीन क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे इसका यूज किया जाएगा, उसकी जब पूरी जानकारी आपको पहले ही दी जा रही है तो इसमें किसी भी तरह के कोई मतलब कि करप्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। Sometimes different group of societies and social organization demand government to make a particular law, कि कई बार लोगों के डिमांड के ऊपर कुछ लॉज जो है उसे बनाने पड़ते हैं, कि लोग जो है वो क्या चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग नया लॉ जो है, नियम और कानून जो है वो बनाया जाता है। द गवर्नमेंट शो कंसर्न एंड मेक लॉ, गवर्नमेंट फिर उस चीज के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करती है और फिर जब वो श्योर हो जाती है तो वो उसके लिए एक लॉ क्रिएट करती है। One such example is in Rajasthan. Laborers and farmers of Bhim Tehsil of Rasamand in Rajasthan struggle for the document related to their job. इसका एक एग्जाम्पल है हमारे राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें भीम तहसील है, भीम नाम की एक तहसील है। उस तहसील के अंदर वहां पर लोगों, जो लेबरर्स है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों का जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके लिए एक मतलब कि मूवमेंट शुरू किया गया, या एक हम इसको ये कह सकते हैं जिसके लिए लोगों के द्वारा कहने पर और गवर्नमेंट से एक लॉज बनाया गया। लाइक कॉपीज ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर एंड पेरोल रजिस्टर, कि जैसे कि कोई भी मजदूर कहीं पर काम कर रहा है तो एक मेंबर होता है जो उन लोगों की अटेंडेंस लेता है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसमें अटेंडेंस ली जाती है। तो उसमें अटेंडेंस के बेसिस पर उनको क्या दी जाती है? उनकी सैलरी मिलती है। On the basis of this demand, Rajasthan became the first state to make Right to Information Act in 2000. तो वहां पर क्या हो गया था कि जो मजदूर है वो मतलब कि अपने पूरी उसने ड्यूटी की है लेकिन उसको वेजेस कम दिया जा रहा था। तो फिर लोगों ने किस चीज की डिमांड की कि एक ऐसा रजिस्टर और एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जो कि अटेंडेंस ले रहा है उस पर्सन के पास भी और हमारे पास भी, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमने यहाँ कितने दिन काम किया है। तो उस बेसिस पर दोनों की ही तरफ क्या हो, जो रिकॉर्ड हो वो क्लियर हो। तो ये लोगों के कहने पर गवर्नमेंट ने जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करवाना शुरू किया और ये चीज सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई और वो भी राजसमंद तहसील में डिस्ट्रिक्ट में। तो इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो राजस्थान में सबसे पहले आया और वो कब आया? 2000 के अंदर। Later on, the struggle for right to information took the shape of movement and spread nationwide. धीरे धीरे ये पूरे नेशन में स्प्रेड हो गया कि हम अपनी सुविधाओं के लिए या हमारी अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फुलफिल कर सकती है, कोई भी लॉज उसके लिए क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज के लिए लॉ बनाने लग जाए। So the government of India respect the feelings of people and make Right to Information Act 2005. और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये जो एक्ट है वो इंडिया के लिए लाया गया, कब? 2005 के अंदर। This act turned out to be a potential step towards public participation and transparency on government level. Citizens can get information from the government and from any गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बारे में जान सकती है कि लोगों की क्या जरूरतें हैं और लोगों जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में इजीली इस एक्ट के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है ताकि जो बच्चे शिक्षित नहीं है
या फिर जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं किसी भी रीजन के कारण, वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन मिलेगी तो हो सकता है हमारे एजुकेशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। The Government of India formulated Right of Children to Free and Compulsory Education Act in 2009. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है वो 2009 में इनिशिएट किया गया इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन इजी एंड एक्सेसिबल, ताकि एजुकेशन जो है वो लोगों के लिए, मतलब बच्चों के लिए ऐसा कोई बर्डन नहीं होकर एक इजी और एक्सेसिबल, जिसे लोग इजीली, जिसे बच्चे इजीली एक्सेप्ट कर सके, ऐसा एजुकेशन बनाया जाए। Similarly, the government of Rajasthan passed Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2010. राजस्थान में ये एक्ट जो है वो 2010 में लाया गया, which was implemented from 1st April 2011, और लागू कब किया गया? 1st April 2011 में। There is a provision of free and compulsory elementary education, class 1st to 8th, for the children into 6 to 14 age group in this act. यानी कि 6 to 14 age group के लिए free and compulsory educations जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, and no one can be deprived of education. कोई भी उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। And according to this act, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ए चाइल्ड कैन टेक एडमिशन टू एज अप्रोप्रिएट क्लास। 25% seats are reserved for the children of weak and backward classes in private schools, for which the government pays a fixed amount to private schools. और उसके साथ साथ 25% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी उन बच्चों के लिए जो कि बहुत वीक हैं, जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, या फिर जो फीस वगैरह नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चों की फीस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस राइट। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन Organization passed the Convention on the Right on the Child on 20th November 1989 कि बच्चों का जो राइट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई जिसमें राइट ऑफ द चाइल्ड दिया गया 20 नवंबर 1989 को। It is a first international convention which recognizes civil, cultural, social, economic and political rights of all the children. कि सभी बच्चों को socially, religious, culturally, overall जो है वो rights दिया जाए। And India displayed its commitment by signing this convention in 1992. और इंडिया जो है वो 1992 में ये लेकर आया। And these rights of children are based on 4 basic principles. और ये जो राइट बच्चों को दिया गया इंडिया के अंदर, इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला राइट टू लाइफ, कि सबको जीने का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट का अधिकार है, एंड राइट टू पार्टिसिपेशन हर एक एक्टिविटीज में कहीं पर भी एजुकेशन के लिए पार्टिसिपेट करने का राइट बच्चों का है। So Rajasthan State Commission for Protection of Child Right and Rajasthan State Child Protection Society works for the implementation and awareness of the issues related to the protection of children. कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है, राजस्थान स्टेट कमीशन इसके ऊपर काम करती है जिसमें बच्चों का जो राइट है उसको फुल प्रोटेक्शन मिल सके, फुल सिक्योरिटी मिल सके, और उसको कैसे और नया हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसमें और डेवलपमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताया जा सके। अब इसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज जो है वो फाइंड आउट करते रहिए, और हम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।